अथिरापिल्ली जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अथिरापिल्ली जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए केरल में। ध्यान रखिएगा केरल में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नीनाई जलप्रपात निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? नीनाई जलप्रपात, क्या आपने सही किया? ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात को अगर आपने टिक किया तो बिल्कुल सही है गुजरात। थर्ड क्वेश्चन, लोंगसियांग जलप्रपात, लोंगसियांग जलप्रपात का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? मेघालय। ठीक है, मेघालय ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? एक तरफ जलप्रपात है, दूसरी तरफ नदी है, तो बताइए कि कौन किसके नदी पर अवस्थित है? क्या होगा सही आंसर? कपिलधारा जलप्रपात की बात करें तो ये नर्मदा नदी पर है, गलत हो गया। जोग प्रपात शरावती नदी पर, कर्नाटक, बिल्कुल सही। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमारा सही क्या बनेगा? 2 और 3 ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, 2 और 3। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है? सही आंसर बनता है ऑप्शन ए पायकारा जलप्रपात। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगती है और कुछ सुझाव हो तो आप दे सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके रखना है। नेक्स्ट वन देखिए, क्वेश्चंस कह रहा है कि डेंथ लेन, ठीक है, डेंथ लेन जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? डेंथ लेन जलप्रपात, इसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन बी से मेघालय। मेघालय बिल्कुल सही आंसर है, डेंथ लेन जलप्रपात मेघालय। राजा, रानी, रोरर और रॉकेट किससे संबंधित है? इसका संबंध होगा ऑप्शन बी से जोग प्रपात। ठीक है, इसी का अन्य नाम से जाना जाता है, राजा, रानी, रोरर और रॉकेट, तो ध्यान रखेंगे। गोकाक प्रपात का संबंध किस राज्य से? गोकाक प्रपात किस राज्य के जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वैसे तो पूछा तो कर्नाटक सही करेंगे, लेकिन अगर जिला पूछा तो कर्नाटक के बेलगांव जिला में। ठीक है, बेलगांव ऑप्शन हम बी को टिक करें, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। कुचिकल जलप्रपात जो कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में निदागोड़ गांव के पास स्थित है, यह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कुचिकल जलप्रपात। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, यानी कि वराही नदी पर। ठीक है, वराही नदी, ए विल बी करेक्ट आंसर। कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित जोग जलप्रपात, गरसोपा जलप्रपात, जुगाड़ा कह सकते हैं, जुगाड़ा गुड़ी किस नदी पर स्थित है? इसे हम लोग एक और अन्य नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पड़ता आपका शरावती नदी पर, सी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वटाप्राई, ठीक है, वटाप्राई जलप्रपात जो कि तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में स्थित है, यह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वटाप्राई जलप्रपात। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा पझियार। ठीक है, पझियार ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, थलैयार जलप्रपात जिसे रेड टेल भी कहा जाता है, यह किस राज्य में स्थित है? थलैयार जलप्रपात, थलैयार जलप्रपात का संबंध किस राज्य से होगा? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा तमिलनाडु, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, थलैयार जलप्रपात तमिलनाडु। बराकाना जलप्रपात जो कि कर्नाटक में एक पनबिजली परियोजना का मूल स्रोत है, यह प्रपात किस जिले में स्थित है? बाराकाना जलप्रपात। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, शिमोगा जिले में। ठीक है, शिमोगा जिले ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताइए कि यहाँ पे कौन गलत तरीके से मैच किया गया। चुलिया प्रपात की बात करें तो ये चंबल बिल्कुल सही है। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर, यह भी सही है। जोग प्रपात जस्ट अभी देखा था हम लोगों ने ऊपर में, ये शरावती नदी पर होगा। और धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो गलत है ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ऑप्शन सी गलत है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है और बताइए यहाँ पे कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा। तो चलिए हम यहाँ पे मैच करते हैं। दूध सागर जो जलप्रपात है, ये मांडवी जो कि गोवा में कह सकते हैं, मांडवी ऑप्शन डी यहाँ पे होगा, यानी ए का डी के साथ मैच होगा। ए का 4 के साथ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अच्छा, बी का 2 यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है। तो डुडुमा जो जलप्रपात है वो मचकुंड, ये याद रखिएगा, मचकुंड नदी पर, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं गोकाक, क्या होगा? गोकाक ये आपका किस पे है? घाट प्रभा नदी। और जोग प्रपात शरावती नदी पर, यानी डी का 3 के साथ यहाँ पे देख सकते हैं, डी का 3 यहाँ पे मिल रहा है। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी को टिक करेंगे। तो इन सभी को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट वन की किस नदी पर चित्रकूट
जलप्रपात अवस्थित है? चित्रकूट जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। मिनाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? मिनाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ये राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़, ऑप्शन बी। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन है कि किस नदी पर मिनाल जो जलप्रपात है वो अवस्थित है? मिनाल जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो नाम से ही क्लियर हो जाएगा, मिनाली जलप्रपात या सॉरी मिनाली नदी पर, ऑप्शन डी। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इंद्रावती नदी पर हम लोगों ने देखा ऊपर में, तो ये किस जिले में स्थित है? छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, ऑप्शन ए। निम्नांकित नदियों में से किस नदी पर धुआंधार जलप्रपात अवस्थित है? ऊपर में हम लोगों ने मैच किया था, धुआंधार जल जो प्रपात है वो नर्मदा नदी पर है, ऑप्शन बी को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह, तो ये आपका होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक में, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। गरसोपा जलप्रपात अवस्थित है? गरसोपा जलप्रपात, तो ये आपका जिसे हम लोग महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जानते हैं, वही आपका पश्चिमी घाट में, राइट, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, पश्चिमी घाट में। कपिल धारा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर बनाया गया और ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, सी विल बी राइट आंसर। जोग या गरसोपा जलप्रपात का नया नाम क्या है? मैंने आपको बताया था कि इसे हम लोग महात्मा गांधी के नाम से भी जानते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से, यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं, राइट। अगला क्वेश्चन, हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है, बताइए किस नदी पर? ये आपका झारखंड के रांची में पड़ता है हुंड्रू जलप्रपात, ये स्वर्ण रेखा में, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? और ये आपका चित्रकूट जलप्रपात, जिसे हम लोगों ने देखा था इंद्रावती नदी पर बनाया गया, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर ये पूछा जाता है। ककोलत जलप्रपात का संबंध बिहार के नवादा जिले से, ऑप्शन ए। चलिए, आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो हुंड्रू झारखंड के रांची में, बिल्कुल सही। पापनासम की बात की तो ये गलत है, क्योंकि इसका संबंध आंध्र प्रदेश से होगा, आंध्र प्रदेश यहाँ पे होना चाहिए। धुआंधार मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन बी, जो कि गलत है, पापनासम आंध्र प्रदेश के साथ मैच होगा। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935। सेकेंड क्वेश्चन, किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया? किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया? यहाँ पे सही आंसर बनेगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन बी। कंपनी के चाय एवं चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर उसे पूर्णतः प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था बना दिया गया, बताइए किस अधिनियम, किस एक्ट के द्वारा? सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, 1833 के अधिनियम के द्वारा चाय और चीन दोनों के साथ व्यापार को समाप्त कर दिया गया था। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया? महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया? 1919 अधिनियम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन देखिए, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया? किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन सी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मशीनरियों को प्रवेश करने और धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी? किस एक्ट के द्वारा? 1813 के द्वारा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को गेस कीजिए। सिविल सेवा परीक्षा में भर्ती के लिए जो द्वार था भारतीयों के लिए किस एक्ट के द्वारा खोल दिया गया? किस एक्ट के तहत खोल दिया गया सिविल सेवा में भर्ती के लिए? तो सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी किस अधिनियम के द्वारा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1935, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन देखिए, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई थी?
ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। बजट पर बहस करने की जो शक्ति प्रदान हुई थी किस अधिनियम के तहत? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 1892 का अधिनियम। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। बस इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अधिनियम से वो आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया, स्थापित किया गया? ध्यान दीजिएगा, केंद्र में द्वैत शासन की बात की जा रही है। केंद्र में द्वैत शासन का जब लाया गया वो था 1935 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति की जो अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है वो कहाँ से प्रेरित है? राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है वो कहाँ से प्रेरित है? तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। और उसी तरह से राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो 1861 के द्वारा दिया गया, 1861 के अधिनियम के द्वारा। और जो राष्ट्रपति जो होते हैं उनका अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो आर्टिकल है वो 123 में है। उसी तरह से राज्यपाल का 213 है। तो ये दो भी इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखिएगा। निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी किस अधिनियम ने? भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ था? हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम किस अधिनियम के द्वारा होगा? सही आंसर ऑप्शन सी, 1946। ठीक है, 1946 यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कि भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि? महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। इस वजह से 1856 का जो वर्ष है वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान है वो शामिल किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन देखिए, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? वर्मा भारत से अलग हुआ था। ध्यान दीजिएगा, किस अधिनियम में से एक, वो अधिनियम कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, यानी ऑप्शन सी। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका महत्वपूर्ण होने का कारण ये है कि ये भारतीय संविधान का प्रमुख होता है। और आपको पता है कि हमारे संविधान की जो अधिक चीज़ें ली गई है 1935 के शासन से ही ली गई, यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, गंभीर प्रभाव पड़ा है 1935 के शासन अधिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि पिट्स इंडिया एक्ट का संबंध किस वर्ष से? बहुत बार ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट का वर्ष क्या था? 1784, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय का स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुआ था? कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुआ था? यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में स्थापना किया गया था। ये भी आपको याद रखना। अगर वर्ष पूछे कि कब स्थापित किया गया था 1784 में, और एक्ट कौन था? 1773। ठीक है, अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आप ये बताइए कि जब कलकत्ता ये उच्चतम न्यायालय था तो इसके प्रथम जो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम क्या था? प्रथम जो चीफ जस्टिस थे उनका आपको नाम नीचे कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं। ईसाई मशीनरियों, अगला प्रश्न है कि ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति कौन सा राज्य लेखा प्रदान करता है? ऊपर में क्वेश्चंस देखा था, प्रवेश करने की अनुमति और धर्म प्रचार की अनुमति जो दी गई थी वो 1813 का चार्टर एक्ट था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए 1 लाख नियत की गई थी? 1 लाख नियत की गई थी भारतीयों की शिक्षा पर व्यय के लिए। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है इसी के द्वारा, यानी सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया? कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया, पृथक कर दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। डी को टिक करेंगे। भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर एक्ट के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया था? तो ये था 1813, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित किस समिति की सिफारिश पर पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई थी? बताइए। रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई थी, यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, गुप्त समिति। ठीक है, गुप्त समिति, ऑप्शन डी को टिक करेंगे।
किस अधिनियम द्वारा भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत की गई? किस अधिनियम के द्वारा भारत में मंत्रिमंडल की शुरुआत की गई, मंत्रिमंडल व्यवस्था की शुरुआत की गई? ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम यानी भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, लॉर्ड मेघाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? किस अधिनियम के तहत किया गया प्रथम विधि आयोग का गठन? क्या पे हमारा सही आंसर बनता है ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया था? भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया था। यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1858। तो जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, सबसे पहले जो बंगाल के गवर्नर थे उनको भारत का गवर्नर जनरल की जो पदवी दी गई थी 1833 के एक्ट के द्वारा, और इसी के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। और तब जाकर के भारत के जो गवर्नर जनरल का नाम बदल करके 1858 में इसको वायसराय कर दिया गया। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत के विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? अब आपको ये क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ, नीचे कमेंट करिए। भारत के पहले वायसराय कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? जल्दी से बताइएगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप जरूर बताइएगा कि प्रथम वायसराय कौन थे। अगला क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, बी को टिक करेंगे। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ठीक है, 1892 यहाँ पे राइट आंसर होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। और इसी के तहत ऊपर में वो देखा था, बजट पर बहस करने की शक्ति भी प्रदान की गई थी। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया था? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, सर अरुडेल समिति, ठीक है, सर अरुडेल समिति, ऑप्शन सी। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ की अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? संघ की अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल को। सी विल बी राइट आंसर, गवर्नर जनरल। मुसलमानों की पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई किस अधिनियम के द्वारा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बहुत बार ये रिपीट हुआ है। मुसलमानों की पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में लॉर्ड मिंटो ने किसने लिखा था? हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मार्ले ने, ठीक है, लॉर्ड मार्ले, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। फुट डालो और राज करो की नीति का पोषक अधिनियम कौन है? फुट डालो और राज करो की नीति का पोषक अधिनियम कौन है? भारत परिषद अधिनियम 1909। 1909 किस अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद में सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया था? सर्वप्रथम किसी भारतीय सदस्य को शामिल किया गया था। सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला क्वेश्चन, लोक सेवा आयोग का गठन एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महिलाओं को मताधिकार भी इसी अधिनियम के तहत दिया गया था और ये है आपका 1919। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान, साथ ही साथ महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान 1919 के द्वारा। नेक्स्ट वन, किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम केंद्रीय बजट को राज्य बजट से पृथक कर दिया गया? केंद्रीय बजट को राज्य बजट से पृथक कर दिया गया किस अधिनियम? तो ये भी आपका 1919 ही है। 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है? अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है, किसने कहा था 1935 के बारे में? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। डी को टिक करेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा? गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? ये भी बात पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही कही गई थी। डी को टिक करेंगे। और आखिरी प्रश्न जो कि क्यूज के लिए, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के द्वारा कब बर्मा को, यानी कि वर्मा जो है म्यांमार है, इसको भारत से अलग कर दिया गया था? कब किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सल्तनत कालीन प्रशासन राजस्व विभाग किस नाम से जाना जाता था? सल्तनत कालीन प्रशासन में राजस्व विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन बी, दीवाने विजारत। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, दीवाने विजारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
दीवाने अर्ज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। बहुत ही छोटा सा वीडियो रहने वाला है, जो क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलता है वो हमने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है, तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस इस वीडियो को एंड तक ख़त्म कर लीजिए, बहुत ही छोटा सा वीडियो रहने वाला है, काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी कुछ सीखेंगे। दीवाने अर्ज, तो ध्यान रखना है दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन। अच्छा, याद कैसे रखेंगे, तो आपने वेलकम बैक मूवी देखी है, वेलकम बैक, जिसमें जॉन अब्राहम का जो किरदार निभाया उनका नाम क्या था, अज्जू भाई। अज्जू भाई, तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जो अज्जू भाई थे वो सबसे ज़्यादा बलवान थे। आपने उसमें उस मूवी में देखा है अज्जू भाई जो जॉन अब्राहम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप यहाँ पे ये छोटा सा लाइन के थ्रू याद रख पाएंगे, वर्ड के थ्रू याद रख पाएंगे। अर्ज से अर्जू भाई को आप याद रखिए और बलबन से बलवान, यानी अज्जू भाई काफ़ी बलवान थे। तो दीवाने अर्ज जब भी आपको दिखे तो आप वहाँ पे बलबन को टिक कर सकते हैं। बस छोटा सा मैं तरीका बता रहा हूँ, आप बाकी जिस तरह से याद रखना चाहो याद रख सकते हो, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अमीर ए कोही जो कृषि विभाग था, एक नया विभाग किस सुल्तान ने प्रारंभ किया था। अमीर ए कोही या फिर इसको हम लोग दीवाने कोही के नाम से भी जानते हैं, एक प्रकार का कृषि विभाग था। कभी कभी क्वेश्चंस को घुमा करके पूछा जाता है, राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी। तो कभी कभी ऐसे पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया दीवाने कोही क्या था, तो वो एक कृषि विभाग था, ये आपको याद रखना है, राइट। तो यहाँ पे हम सही आंसर किसे टिक करेंगे, ऑप्शन सी। अच्छा, अब इसको कैसे याद रखेंगे कि दीवाने कोही या फिर अमीरे कोही की स्थापना किसने की थी। एमबीटी तो आपको याद यहाँ पे हो रहा है, लेकिन अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो छोटा सा याद रखिएगा बात को। आपको पता है फ्रेंड्स कि मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह, रक्त पिपासु, इस तरह से कई नामों से पुकारा गया। तो हम ये कह सकते हैं कि छोटे से लाइन के थ्रू याद रख सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक को ही पागल बादशाह कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को ही, कोही का मतलब यहाँ पे आप याद रखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ही कोही यानी अमीरे कोही की स्थापना की थी, कृषि विभाग का निर्माण किया था, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीवाने खैरात किसने स्थापित किया था। दीवाने खैरात, तो दीवाने खैरात क्या था। खैरात का मतलब आपको पता है दान होता है, दान। तो दान विभाग हुआ करता था दीवाने खैरात, और इसकी स्थापना किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, यानी सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा, अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि जो फिरोज शाह तुगलक थे इन्होंने 3 विभाग, मोस्टली हम याद रखते हैं कि 3 विभाग इन्होंने निर्माण कराया था। और इसको याद कैसे रखेंगे, तो आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं, हम भी बिहार से बिलोंग करते हैं, तो हमारी तरफ एक वर्ड बोला जाता है खैबा, खैबा खाना खैबा, इस तरह से। तो खैबा का मतलब हम यहाँ पे छोटा सा एक वर्ड के थ्रू हम याद रख सकते हैं कि FST को हम लोग बोल रहे हैं कि FST खैबा, खाना खैबा, ठीक है। थोड़ा सा आपको ऑड लगे बट इसको याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा। इस तरह से कह सकते हैं कि FST खैबा, FST खाना खैबा। तो कैसे रखेंगे, ख का मतलब क्या हो गया, ख का मतलब दीवाने खैरात, ठीक है, ख का मतलब खैरात। ई का मतलब दीवाने इस्तिहाक, ठीक है, दीवाने इस्तिहाक इनकी एक विभाग थी। और यहाँ से ब का मतलब हो गया दीवाने बदंगान, ठीक है, दीवाने बदंगान। तो ये 3 जो विभाग थी वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्माण कराया गया था, राइट। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये चीज़ कभी भी अब डाउट में नहीं रहेगा कि FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कौन कौन से विभाग का निर्माण कराया गया था। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाएं, और साथ ही साथ अगर आपको हमारा ये चैनल इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑन रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सल्तनत काल में विदेश विभाग किस नाम से जाना जाता था। सल्तनत काल में विदेश विभाग को किस नाम से जाना जाता था, तो सही आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीवाने रसालत, ठीक है, दीवाने रसालत कहते थे। तो इसको आप याद रखेंगे। और अर्ज तो आपको पता चल गया, एक सैन्य विभाग था, बलबन ने स्टार्ट किया था। और दीवाने इंसा क्या था, तो दीवाने इंसा ये याद रखिएगा पत्राचार विभाग था, ठीक है, दीवाने इंसा पत्राचार विभाग था। देखिए सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी, सही आंसर ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन सी। हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। देखिए ये क्वेश्चंस मैंने इसलिए ले लिया था क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है हक ए सर्ब क्या है। हक ए सर्ब क्या था, तो ये एक प्रकार का सिंचाई कर था, और इसको दिल्ली का पहला सुल्तान वो बने थे जिन्होंने स्टार्ट किया था, फिरोज शाह तुगलक, यानी ऑप्शन डी, ठीक है, सिंचाई कर
फिरोज़ तुगलक। दीवाने इंसा क्या था? ऊपर में मैंने आपको बताया था कि दीवाने इंसा जो था उसे हम लोग पत्राचार विभाग, ठीक है, पत्राचार विभाग यानी ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। दीवाने इमारत एक लोक निर्माण भवन था जिसकी स्थापना किसने की थी? दीवाने इमारत, ऑप्शन ए फिरोज़ तुगलक, ठीक है, फिरोज़ तुगलक ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और इस्तिहाक भी इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। खैरात मैंने आपको बता ही दिया, बदंगान भी बता ही दिया, तो इन सभी चीज़ों को याद रखना है। दीवाने वकूफ़ विभाग का संबंध किससे है? दीवाने वकूफ़, तो दीवाने वकूफ़ ऑप्शन बी व्यय की कागजात की देखभाल करना इससे संबंधित था दीवाने वकूफ़। अच्छा, दीवाने वकूफ़ का स्थापना किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी बोल रहा हूँ, ना कि अलाउद्दीन खिलजी, ये ध्यान रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन, दीवाने मस्त खैराज, ठीक है, दीवाने मुस्त खराज नामक विभाग की स्थापना किसने कराई थी? दीवाने मुस्त खराज। तो जनरली आपने देखा होगा कि जब भी हम मध्यकालीन भारत को पढ़ते हैं और दिल्ली सल्तनत की जब बात आती है तो हमारे ध्यान में सबसे पहला जो मोस्टली बात आता है वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो रियासत था वो काफ़ी मस्त था। अलाउद्दीन खिलजी का जो रियासत था वो काफ़ी ज़्यादा मस्त था। बस एक छोटा सा लाइन याद रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे किसके साथ जोड़ दिया? दीवाने जो मस्त खराज है इसको मैंने जोड़ दिया अलाउद्दीन खिलजी के साथ, यानी अलाउद्दीन खिलजी का जो रियासत था वो काफ़ी मस्त था। मस्त का मतलब मस्त खराज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्होंने इसकी स्थापना कराई थी। दारुल ए सफ़ा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दारुल ए सफ़ा, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। देखिए, दारुल ए सफ़ा औषधि से संबंधित था और इसका निर्माण फिरोज़ तुगलक ने कराया था। दोनों के दोनों पॉइंट सही होगा, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दीवाने वकूफ़ की स्थापना किसने की थी? जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया था। दीवाने वकूफ़ क्या होता था? व्यय की कागजात जो होते थे उनका उससे संबंधित था ये। तो व्यय की कागजातों से संबंधित था। दीवाने वकूफ़ की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि बरीद ए मुमालिक किस विभाग का प्रधान होता था? बरीद ए मुमालिक, राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। गुप्तचर विभाग का जो प्रधान होते थे उसको बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो अच्छे तरीके से पढ़िए और बताइए कि यहाँ पे राइट आंसर हम किसे टिक करना चाहिए, कौन सा मिलान सही है। ऊपर मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपने सोचा होगा, उसको ध्यान में रखा होगा, उम्मीद करते हैं। FST खैबर, ठीक है, FST खैबर मैंने एक ट्रिक बताया। तो यहाँ पे कह सकते हैं दीवाने, ख का मतलब खैबर, एक बार मैं लिखता हूँ खैबर। तो ख का मतलब दीवाने खैरात फिरोज़ तुगलक, किसके साथ जोड़ा था हम लोगों ने, किसको बोले थे खाने के लिए? FST खैबर। तो ख का मतलब फिरोज़ तुगलक और ई का मतलब इस्तिहाक और दीवाने इमारत की भी स्थापना इन्होंने की थी। और ब का मतलब बदंगान, ठीक है, फिरोज़ तुगलक, यानी तीनों के निर्माण फिरोज़ तुगलक नहीं करा था, FST नहीं करा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी को टिक करेंगे। 1, 2, 3 बिल्कुल सही आंसर है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ ही साथ वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया अब तक तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए, आखिरी क्वेश्चन है मेरे पास और आप इसको सॉल्व करिए, बताइए कि क्या होगा राइट आंसर।